नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम। आपका फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। अभी एक सीरीज चल रहा है, श्री गुरुजी जीवन प्रसंग। इनके पूरी सीरीज अभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। पूरे पुस्तक के जो जो महापुरुष उनके बारे में कुछ बोले हैं, उनके बारे में जो भी बोले हैं, उनका कुछ खंड संकलन किया गया है राधे श्याम बंका जी के द्वारा। ये बहुत पुरानी पुस्तक है। उस पुस्तक को मैं आपके लिए अवेलेबल कराया हूँ और उसको व्याख्या कर रहा हूँ। आशा करते हैं आपको पहले 2 वीडियो 3 वीडियो देख चुके हैं और आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो। आप इसके बाद में इस वीडियो को देखिए, आपको ये भी वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ संग कार्य करने के लिए आपको एक प्रेरणादायी स्रोत आपको दे पा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आदर्श जीवन टॉपिक है, आदर्श जीवन चैप्टर 1 है। उनसे निकट संबंध मेरा अहोभाग्य। बाला साहेब देवराज जी अपने सरसंघ चालक जी थे, बाला साहेब देवराज जी। उनके निकट संबंध यानी उनके साथ में रहने का मौका मिला। ये बाला साहेब देवराज जी बोल रहे हैं कि मेरा यह अहोभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष के साथ में रहने का मुझे मौका मिला है। मेरा अहोभाग्य है, मेरा संघ के 2 महापुरुष, संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार और उसके पश्चात उनके परम पूजनीय श्री गुरु जी के साथ बड़ा निकट संबंध रहा है। डॉक्टर जी के समय छोटी आयु के कारण मेरी समझ कम थी। उसके सहवास में मेरा गठन हो रहा था। मेरे समान ही मेरे अन्य साथी की भी जो आज भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रमुख के नाते कार्य कर रहे हैं स्थिति थी। अब गुरु जी के साथ हमारा संबंध आया तब हम डॉक्टर जी द्वारा गढ़े जा चुके थे। हम लोगों की व्यवहारिक शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी और उस समय कोई नागपुर में तो कोई भिन्न भिन्न प्रांतों का कार्यभार संभालने लगे था। जब नाग गुरु जी के साथ संपर्क आया तब हम अनुभवी और उसके कुछ कार्य किया है, हम कुछ जानते हैं, ऐसा भाव या अहंकार मन में कोने में नहीं रहा होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। यानी कुछ अंश रहा होगा। हाँ, कुछ किए हैं। गुरु जी के समय से पहले हम डॉक्टर जी के साथ कुछ कार्य किए हैं, ये मन में एक जगह कोने पर बैठा हुआ था। फिर भी गुरु जी के साथ में आने का मौका मिला अपने बाला साहब देवराज जी का। यद्यपि 1940 में परम पूजनीय गुरु जी के देहांत के पश्चात श्री गुरु जी सरसंघ चालक बने, तथापि उनके पूर्व भी हम लोगों को उसके साथ जैसा जितना संबंध आया था, उसके आधार पर उनके संबंध में उस समय हमारी निश्चित कोई धारणा नहीं बन पाई थी। वैसे वे बुद्धिमान तथा बहुत श्रुत थे। यह हम लोगों के सुना था कि उन गुणों का हम अनुभव भी करते थे, परंतु उन्होंने अपने भावी जीवन की दिशा तब तक निश्चित नहीं किया। उनकी रुचि हमें आध्यात्मिकता की ओर अधिक दिखाई दी। सर्वसाधारण लोगों जैसे वेशभूषा साधारण धारण करने वाले गुरुजी को हमने कुछ दिनों बाद दाढ़ी केस बढ़े हुए देखा। इन सब बातों के कारण हम लोग उनके विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बना पाए। इन प्रारंभिक संबंधों के बाद सन 1938 में डॉक्टर जी की उपस्थिति में सिंधी के में हुए एक दीर्घकालीन बैठक के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। उस बैठक में हम लोगों ने श्री गुरु जी के वाद विवाद, पटुता और बुद्धिमत्ता और अभिनिवेश के साथ स्मरण प्रतिपाद की क्षमता आदि विशेषताएं देखी। साथ ही बैठक में एक निर्माण हो जाने पर उसे सिरोधार करने चले की ओर और संघवृत्त टीम वर्क का भी परिचय मिला। अब हम लोगों के मन दुखित न हो, इसलिए हमारी बातें मान लेते थे। अंतिम दिनों में वे तो उनकी इच्छा न होते हुए भी हम लोगों की उदासी देखकर ही इंजेक्शन लेने के लिए वे डॉक्टर के सामने अपना हाथ बढ़ा देते थे। ऐसा थे अपने गुरुजी। अपने कार्यकर्ताओं का मन दुखी न हो, इसलिए इंजेक्शन लगाने के लिए चले जाते थे। उनकी इच्छा नहीं थी कि बाहरी कोई भी इंजेक्शन दवा खाएं जिससे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो या ज़्यादा दिन तक वो दवा खाकर अपने शरीर को चलाएं। सन 1938 से 40 में उनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध आया। 1940 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में वे सर्वाधिकारी थे। उन्हें उसके साथ 40 दिनों के इस सहवास के काल में
मुझे उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और गुणों का गहरा परिचय प्राप्त हुआ। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि डॉक्टर जी उनकी ओर विशेष दृष्टि से देखते हैं। डॉक्टर जी 1938 से संघ के कार्य के बारे में कुछ चिंतित से दिखाई देने लगे थे। एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उसके कारण मनचाहा दौरा नहीं कर पाते थे। उस समय संघ कार्य का आज जैसा वटवृक्ष के समान विस्तार नहीं हो पाया था। गुरुजी के साथ संपर्क बढ़ने पर वे प्रसन्न हुए और हम लोगों को कहने लगे कि मुझे अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह रूप से विचार रख सकने की क्षमता वाला पुरुष मिल गया है। जब हम लोगों ने गुरुजी का प्रथम अंग्रेजी भाषण सुना, तब अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार देखकर हम स्तंभित रह गए। डॉक्टर जी के व्यक्तित्व के ऐसे कुछ अवश्य था कि एक बार मिलने के लिए आया हुआ व्यक्तित्व बार बार उनसे संपर्क में आने की इच्छा करने लगता था। गुरुजी का भी वही था। वे डॉक्टर जी की ओर धीरे धीरे आकृष्ट हुए। डॉक्टर जी 1940 में संघ कार्य का संपूर्ण दायित्व उन पर सौंप दिया और उन समय गुरु जी की आयु लगभग 34 या 35 की होगी। सार्वजनिक जीवन के बारे में उनके अनुभव भी अधिक नहीं था। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में जो कहा उस पर जब सरसंघचालक पद का भार आया तब वे कुछ जानते नहीं थे। उनका यह कथन औपचारिक नहीं अपितु वस्तुस्थिति है। उन्होंने असफलता का काफ़ी श्रेय सहयोगियों को दिया, परंतु स्वयं श्री गुरु जी का श्रेष्ठ व्यक्तित्व भी एक बहुत बड़ा कारण है। सरसंघचालक पद का भार ग्रहण करने के बाद अत्यंत श्रद्धा और लगन के साथ वे कार्य में जुटे रहे। उनके स्वभाव में अमूल्य परिवर्तन हो गई। प्रारंभ में वे क्रांति स्वभाव के थे, परंतु संघ कार्य प्रारंभ करने पर उन्होंने अपना क्रोध स्वभाव बदल डाला और प्रारंभिक दिनों में बैठक में कभी कभी गुरु जी उग्र रूप से धारण तो और कर लेते थे, परंतु कुछ मिनटों के बाद वे कोई ऐसी बात छेड़ देते थे कि बैठक के वातावरण की गंभीरता का कुछ हंसी वातावरण छा जाता था। वे हम लोगों से कहते थे कि यद्यपि वे शीघ्र कोपी है तथापि दीर्घद्वेषी नहीं है। देश के विभाजन और संघ का प्रतिबंध के समय उनकी क्षमा वृत्ति और उग्र वृत्ति का अनुभव मैंने स्वयं किया है। नवंबर 1947 से जनवरी 1948 तक अर्थात संघ कार्य का प्रतिबंध लगने तक मुझे गुरुजी के साथ दौरा करने का अवसर मिला। विभाजन के कारण हिंदुओं पर जो संकट आया उससे संघ स्वयंसेवक ने अपने बंधुओं को बचाने का अद्भुत साहस दिखलाया। यही कारण था कि उन दिनों श्री गुरु जहाँ भी जाते थे वहाँ लाखों लोग उनके भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। लाखों लोगों का सभाओं में आना और उनका श्रद्धा से नतमस्तक होना, यह सब देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अहंकार में फूल उठता, परंतु गुरु जी ने लोगों से कहा कि वे अपने ही लोगों पर क्रोध न करें। गुरु जी के मन में विभाजन की बड़ी पीड़ा थी। उनके भाषण में उसकी वे आलोचना भी करते थे, फिर भी वे लोगों को क्रोध न करने और संतुलन न खोने के परामर्श देते थे। बम्बई के महती सभा में उन्होंने जो भाषण दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने वहाँ कहा था कि बाहरी आक्रमण के समय पंचाधिकम शतम है, परंतु जब शासनकर्ताओं के बिना कारण संघ पर प्रतिबंध लगाया तब उनके शासनकर्ताओं के प्रति बड़ा रुख अपनाया। प्रतिबंध काल में सहस्त्रों संसेवकों ने सत्याग्रह करके कारावास का जीवन स्वीकार किया। श्री गुरु जी को भी बंदी बनाया गया। संघ पर लगाई गई पाबंदी हटाने के विषय में उन्होंने सरकार के कड़े शब्दों में विरोध किया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने श्री वेंकटराम शास्त्री के निकट, जो उन दिनों संघ और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे थे, कहा भी था कि श्री गुरु जी के पत्रों की भाषा बहुत कड़ी रहती है। इसी पर श्री वेंकटराम शास्त्री के वक्तव्य देते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मिस्टर गोलवलकर इज ए blunt man, innocent of the etiquette required in the correspondence with the government. The soft and the turneth
अवे व्रत इज नॉट अमंग हिज गिफ्ट। श्री गुरु जी क्रोध का समन करने वाले मधुर भाषा नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था, परंतु संघ की प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने उस समय अत्यंत कड़ा रुख अपनाया था। उसकी कार्यपद्धति की अनेक विशेषताएं हैं। प्रतिबंध काल में और कैंसर के ऑपरेशन के बाद 3-4 मास का समय छोड़ दे तो लगभग 32 वर्षों तक लगातार प्रतिवर्ष एक बार संघ शिक्षा वर्ग के निमित्त से और दूसरी बार छोटे और व्यापक दौरे के निमित्त से संपूर्ण देश में वे दौरा करते थे। उनका अंतिम प्रवास मार्च के 1973 के मध्य समाप्त हुआ। उसके 2.5 मास में उनकी मृत्यु हो गई। यानी जीवन पर्यंत 32 वर्ष तक भारत में 2 बार, वर्ष में 2 बार ये भ्रमण करना कोई कम बात नहीं है। पूरे के पूरे भारत में ऐसा भ्रमण करने वाले महापुरुष थे। ऐसा और उसके जैसा अपने देश में इतना विस्तृत दौरा विश्व के किसी भी व्यक्ति नहीं किया होगा। इस दौरे में किसी न किसी व्यक्ति के घर वे ठहरा करते थे और तथा उस घर के सभी व्यक्तियों को अपने स्नेहपूर्वक व्यवहार से आकर्षित कर लेते थे। इस प्रकार उनका संबंध लाखों परिवार से छोटे बड़े व्यापार व्यक्तियों के आया और उसमें ये व्यक्ति गुरु जी के अपने परिवार का ही निकट संबंध मानते थे। वे उन व्यक्तियों के संबंध में पूर्ण जानकारी रखते थे। दोबारा भेंट होने पर प्रत्येक के विषय में नाम लेकर जानकारी पूछते थे और उनकी मृत्यु के बाद जो शोक संवेदना के पत्र और आए उसमें कईयों ने लिखा है, वी हैव बीन ऑर्फेंड अगेन, हम पुनः अनाथ हो गए। ऐसा उनका प्रत्यक्ष समर्पण अद्भुत था। वैसे उनका पत्र व्यवहार भी था। श्री गुरु जी के कार्यभार के पत्र लेखन के क्षेत्र में कल्पना करते ही ऐसा लगता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा यह होना असंभव है। श्री गुरु जी स्वयं पत्र लिखते थे और मिलने आए हुए संशयों आसपास चारों ओर बैठे रहते थे। वार्तालाप चल रहा था, हास्य विनोद हो रहा है और उसी बीच में श्री गुरु जी पत्र लिखते जा रहे हैं और हम सबके लिए यह एक सुपरिचित दृश्य था। प्रतिदिन यदि 5 पत्र लिखने का भी हिसाब रखे तो वर्ष में 1500 से 2000 पत्र लिखते थे। इस हिसाब से पूरे 33 वर्ष में उन्होंने कितने पत्र लिखे होंगे उसकी कल्पना से आश्चर्यचकित होना पड़ता है। पत्र लिखने का भी यह एक विश्व विक्रम, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। अपनी विशिष्ट कार्यपद्धति के द्वारा उन्होंने संघ कार्य का वर्तमान स्वरूप खड़ा किया और डॉक्टर जी ने संघ कार्य की आधारशिला रखी और श्री गुरु जी ने प्रसाद खड़ा किया। वे संघ कार्य रूपी प्रसाद के शिल्पी थे और उनके संकटों में वे उनके संघ कार्य को बढ़ाया। संकटों के सामने वे विचलित नहीं हुए। जैसे ही यह सुसंस्कृत सुभाषितकार ने कहा है, जिस प्रकार उदय और अस्त का समय सूर्य के रक्त रण एक सा रहता है, वैसे ही महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक रूप रहता है। उसी प्रकार गुरु जी व्यवहार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सा रहा करते थे। उद्देश्य सविता रक्तो रक्तस्य चास्मने तथा संपतो च विपतो च महता मेकरूपता। इसके व्यक्तित्व का हर पहलू आश्चर्यजनक था। उनका स्वास्थ्य परम से उत्तम था। वे मलखम के चैंपियन थे। हम लोगों के सामने तो उनका दुर्लभ शरीर ही था, इसलिए वे बातें सुनकर संभव है आश्चर्य लगता होगा। वे उत्तम संगीतज्ञ थे, स्वर उत्तम बंसीवादक थे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अंधगायक श्री संवरलाल राम उनके अभिन्न सिद्ध मित्र थे, परंतु संघ कार्य में जुटे जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी क्षमता, सारी सक्रियता उसी नियोजन में भर दिया और उसने स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी। अखंड कार्यरत रहे और अपनी शारीरिक पीड़ाओं का संबंध में कहीं किसी से कुछ नहीं कहा और दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में 10 बार पूछा करते थे। जब नागपुर में रहते थे तब बीमार संशोधकों के घर मिलने जाते थे। मेडिकल कॉलेज के रुग्ण संशोधकों से देखते जाते थे। इसके आदर्श के कारण संपूर्ण देश भर में संघ कार्य का एक विशेष वायुमंडल निर्माण हुआ। यह जब किसी संगठन के छोटे से लेकर बड़े तक सभी के विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते और तो
उस संगठन का वायुमंडल निर्माण होता है। आज जो कुछ संघ विषय में लोभनीय है और प्रशासनिक दिखाई देता है, उसका संपूर्ण श्री श्री गुरु जी को जाता है। यही बाला साहब देवरस यानी संघ कार्य को बढ़ाया। डॉक्टर जी ने बीज रूप दिया और गुरु जी ने इस कार्य को परम वैभव तक, यानी इस बट वृक्ष को, बीज एक छोटी सी बीज, यानी पीपल का बीज एक सरसों का दाना से भी छोटा होता है, लेकिन उसका वृक्ष इतना बड़ा होता है। उसी रूप से गुरु जी ने एक बीज डाला और उस बट वृक्ष और इस पीपल वृक्ष को इतना बड़ा करने का योगदान, पूरा योगदान श्री गुरु जी को जाता है और श्री गुरु जी ने ही किया था इस पूरे कार्य को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।